नमस्कार भाइयों और बहनों। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। मैंने पिछले अंक में चंद्रवंश, सूर्यवंश और नागवंश के संक्षिप्त इतिहास का विवरण आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया था। आशा है आपको वो पसंद आया होगा। वास्तव में चंद्रवंश, सूर्यवंश और नागवंश का इतिहास ही इस समस्त देश का इतिहास है। इस कारण इसका इतना विस्तृत विवरण है कि जिन तीनों वंशों को एक साथ वर्णन करना संभव नहीं है। इसलिए मैं सुलभता के लिए चंद्रवंश और सूर्यवंश और नागवंश का अलग अलग धारावाहिक रूप से वर्णन करूंगा। चंद्रवंश में प्रारंभ से लेकर और महाभारत काल तक का विवरण विस्तृत रूप से जो राजा हुए उनको सबको वर्णित करते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। इसी प्रकार से सूर्यवंश का वर्णन महाराज विवस्वान इक्ष्वाक से लेकर भगवान राम तक और महाभारत कालीन जो राजा भगवान के वंशज युद्ध में शामिल हुए उनका भी वर्णन करूंगा। नागवंश के आरंभ में शुरुआत से लेकर कद्रु और के गर्भ से उत्पन्न जब नागवंश हुआ उस काल से लेकर महाभारत काल तक जन्मेजय के नाग यज्ञ तक नागों का जो इतिहास है उसको भी वर्णन करने का प्रयास करूंगा। लेकिन सर्वप्रथम मैं चंद्रवंश का वर्णन करना आरंभ करता हूं। इसे आप देखें और अगर पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें। अत्रि और अनुसुईया के पुत्र के रूप में ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा का जन्म हुआ। चंद्रमा ने प्रतिष्ठान झूसी इलाहाबाद जो वर्तमान में प्रयागराज में गंगा के पूर्वी तट पर विद्यमान है वहां पर चंद्रमंडल की स्थापना की। चंद्रमा बहुत ही यशस्वी, सभी विद्याओं के ज्ञाता और बहुत ही वीरवान व्यक्ति थे। उन्होंने समस्त भूमंडल पर अपना अधिकार किया। उनके प्रभाव से प्रभावित होकर दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याएं, जिनका कि हमारे ग्रंथों और ज्योतिष ग्रंथों में 27 नक्षत्रों के रूप में अलंकित वर्णन है, वो पत्नी रूप में प्रदान की। 27 कन्याएं जो थीं ये सभी रूप लावण्य से बहुत ही मनोहर थीं, बहुत ही सुंदर थीं और रोहिणी उनमें सबसे ज़्यादा सुंदर थी। चंद्रमा का मन रोहिणी के ऊपर ज़्यादा जाता था। रोहिणी पर आसक्त रहने के कारण दक्ष की अन्य पुत्रियां जो चंद्रमा की पत्नियां थीं वो चंद्रमा से असंतुष्ट रहती थीं। चंद्रमा किसी प्रकार से रोहिणी की आसक्ति से अलग नहीं हट रहा था और उनको समय नहीं दे रहा था, न उनका समादर करता था। जब स्थिति ज़्यादा खराब हो गई तो चंद्रमा की अन्य पत्नियों ने अपने पिता दक्ष से चंद्रमा की अपने पति की शिकायत की कि चंद्रमा रोहिणी को छोड़कर हम किसी का समादर नहीं करता है और न किसी को समय देता है। दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को समझाया कि पुत्र, तुम्हारे लिए सभी पत्नियां समान हैं, तुम्हें सभी का समादर करना चाहिए और सभी को समय देना चाहिए। चंद्रमा ने उस समय तो दक्ष प्रजापति की बात को स्वीकार किया, लेकिन बाद में उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब ऐसी स्थिति आई तो चंद्रमा की पत्नियों ने पुनः दक्ष प्रजापति से जब कहा तो दक्ष प्रजापति ने उनको पुनः समझाया और जब चंद्रमा ने कहा कि नहीं, वो रोहिणी के साथ ही रहेंगे, अन्य किसी के साथ नहीं, तो दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को क्षय रोगी होने का श्राप दिया। क्षय रोगी होने के कारण चंद्रमा की अवस्था जीर्ण शीर्ण हो गई और वो मरणासन अवस्था को प्राप्त हो गई। परंतु रोहिणी ने चंद्रमा को भगवान शंकर की अभ्यर्थना करने के लिए कहा। चंद्रमा ने भगवान शंकर की पूजा की और उनका तप किया और सोमनाथ में भगवान शंकर के विग्रह प्रथम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, जो उस तत्कालीन प्रथम ज्योतिर्लिंग के साथ साथ आज भी विश्व का विख्यात मंदिर है। भगवान आशुतोष की कृपा से चंद्रमा को क्षय रोग का नाश हुआ, वो पुनः युवावस्था को प्राप्त हुए और अपनी सभी पत्नियों के साथ समादर रूप से रहने लगे। इसके बावजूद चंद्रमा ने एक बार देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा, जो देवताओं के गुरु बृहस्पति थे, वो उनकी पत्नी तारा बहुत ही सुंदर थी। चंद्रमा उन पर मोहित हो गए
और देवगुरु बृहस्पति के घर से तारा को अपने घर बुला लाया। तारा भी चंद्रमा के प्रति मोहित थी और वो उनके साथ रही। तारा को बृहस्पति ने बार बार वापस करने के लिए चंद्रमा से अनुरोध किया, लेकिन चंद्रमा ने तारा को वापस नहीं किया। इन परिस्थितियों में जब वापस नहीं किया तो देवताओं ने बलपूर्वक चंद्रमा से तारा को वापस लाने के लिए अपनी सैन्य संगठनों को चंद्रमा के ऊपर चढ़ाई की, परंतु चंद्रमा ने उस समय अपनी सशस्त्र सेनाओं के साथ घोर युद्ध आरंभ हुआ, जो युद्ध पुराणों में तारकामय युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में स्वयं भगवान शंकर बृहस्पति की ओर से युद्ध में प्रसिद्ध हुए और चंद्रमा के साथ में शुक्राचार्य जी और धर्मों का भी साथ था उनके साथ। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी ने अपने प्रभाव से रोका और चंद्रमा को डपट कर कहा कि तारा को वापस करो, क्योंकि तारा बृहस्पति की पत्नी है। चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी तारा को ब्रह्मा जी की आज्ञा से वापस कर दिया। तारा जब वापस बृहस्पति के घर गई तो वो उसमें गर्भवती थी। तारा के गर्भ से बृहस्पति के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम बुध रखा गया। पुत्र इतना सुंदर था कि जिसको देखकर समस्त प्रकृति में सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। उस बुध की सुंदरता को देखकर चंद्रमा और बुध बृहस्पति दोनों ही बुध को लेने के लिए प्रयत्नशील हुए और दोनों कहने लगे कि पुत्र मेरा है, पुत्र मेरा है। तब ब्रह्मा जी ने तारा से पूछा कि ये पुत्र किसका है। तारा ने तब चंद्रमा की ओर इशारा किया, तब बुध को चंद्रमा को प्रदान कर दिया गया। चंद्रमा ने अपने समय में कई राजसूय यज्ञ किए और बहुत ही प्रतिष्ठित शासन स्थापित किया और उसके बाद बुध को राजसत्ता सौंपी। बुध जो थे उन्होंने चंद्रमा के समय प्रस्थानपुर, जो जहाँ पर चंद्रमा ने अपनी राजधानी बनाई थी, उसको चंद्रमंडल की स्थापना की और वो चंद्रमंडल ही इंद्रमंडल या इंदुवाले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस चंद्रमंडल और इंद्रमंडल के कारण ही समस्त भूमंडल को और समस्त भारतवर्ष को इंदुवाले कहा गया।